गुप्ता परिवार में शादी करके रूपा अभी अभी आई थी। गुप्ता परिवार में सास शांता, ससुर सुरेश और पति चमन के साथ साथ जेठ विनोद और जेठानी माया भी रहा करते थे। ससुराल का पहला दिन था। सुरेश रूपा से कहता है, छोटी बहू जरा मेरा चश्मा तो ले आना, मिल नहीं रहा मुझे कहीं। जी पिताजी, अभी लेकर आई। ये कहकर रूपा उनके कमरे में जाती है और चश्मा ढूंढने लगती है। काफी देर हो जाती है लेकिन उसे चश्मा दिखाई नहीं देता। तभी वहां उसकी सास शांत आती है। क्या हुआ बहू, यहाँ क्या ढूंढ रही है तू? माँ जी, वो पिताजी का चश्मा ढूंढ रही हूँ। कहीं रखकर भूल गए हैं पिताजी। अरे बहू, इस कमरे में नहीं है तो इसका मतलब बाकी किसी और कमरे में होगा। किसी और कमरे में होगा? भला वो कैसे? आपका कमरा तो यही है ना? अरे बहू, तुम्हारे ससुराल में 5 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा मेरा, एक तुम्हारा, एक तुम्हारी जेठानी का है और बाकी 2 कमरे ऐसे हैं जो हम कभी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक बार जाकर देखो, शायद उन दोनों कमरों में ही तुम्हारे ससुर जी का चश्मा रखा होगा। ये सुनकर रूपा बाकी 2 कमरे में जाती है। पहले कमरे में भी ढूंढने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है उसे वहां पर चश्मा मिल जाता है। वो चश्मा लाकर अपने ससुर को देती है। बहू चाय ला कर दे दे, सुबह हो गई है। जी पिताजी, मैंने चाय बनाने को रखी है, जैसे ही बन जाएगी देती हूँ। रूपा किचन की तरफ जा रही थी, इतने में उसका पति चमन वहां आता है। रूपा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जरा मेरा पर्स तो ला दो। जी, आप नाश्ता करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। रूपा अपने कमरे में हर तरफ देखती है, लेकिन उसे चमन का पर्स नहीं मिलता। आपने पर्स कहाँ रखा था? कमरे में तो नहीं है। मुझे याद नहीं है। एक काम करो, सभी कमरों में देख लो, कहीं ना कहीं तो होगा ही। रूपा 2 एक्स्ट्रा कमरों में जाकर काफी देर तक ढूंढती है, तब उसे पर्स मिलता है और वो चमन को देती है, लेकिन इतने में उसकी चाय जल जाती है। बहू से चाय क्या मांगी, उसने तो सारी चाय ही जला दी। ये सब क्या है बहू? इतना छोटा सा काम तुमसे नहीं हुआ? माँ जी, मैं उनका पर्स ढूंढ रही थी, उसी में टाइम लग गया और चाय जल गई। पर्स क्या गुफा में था जो तुझे इतना टाइम लग गया ढूंढने में? क्या, जाकर तुम कुछ और काम करो। रूपा वहां से जा रही थी, तभी वहां उसकी जिठानी माया आती है। अच्छा हुआ रूपा, तुम यहीं मिल गई। तुम ना इन दोनों कमरों की सफाई कर दो। जी दीदी। वैसे इन कमरों में रहता कौन है? ये तो बहुत गंदे पड़े हैं। ये दोनों कमरे एक्स्ट्रा हैं। इन दोनों कमरों को कोई भी इस्तेमाल कर लेता है किसी भी काम के लिए, इसलिए 2 कमरे बाकी 3 कमरे से ज्यादा गंदे रहते हैं। कोई ना, फिलहाल तुम इनको साफ कर दो। ये कहकर माया वहां से चली जाती है और रूपा कमरों की सफाई करने में लग जाती है। जैसे ही रूपा कमरे की सफाई करके जाती है, उफ, काफी वक्त लग गया सफाई में, लेकिन सफाई बहुत अच्छी हुई है। चलो, कम से कम अब 1 हफ्ता तो इसकी सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सफाई करके चली जाती है। पीछे से शांता कमरे में आती है। हरिओम प्रभु। बहू, बहू जरा सब्जी तो ला दे, मैं कल की सब्जियां काट दूं। जी माँ जी, अभी लेकर आई। माया किचन में जाकर सारी कच्ची सब्जी लाकर देती है। माँ जी, ये कमरा अभी अभी साफ हुआ है, आप बाहर हॉल में बैठकर सब्जियां काटिए ना। ये लो, अब मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये बहुएं बताएंगी मुझे। माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। रूपा ने अभी ही इस कमरे की सफाई की है। वैसे भी हमारे पास और भी जगह है ना, जहां बैठकर सब्जियां काट सकते हैं। अगर यहाँ सब्जियां काटोगे तो फिर पूरे कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। हाँ तो क्या दिक्कत है? पूरा दिन करते क्या हो तुम दोनों, जो इन 5 कमरों की सफाई भी नहीं हो सकती तुम दोनों से? माँ जी, ये कमरा एक्स्ट्रा है, हमें इसे मेहमानों के लिए रखना चाहिए। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। ये मेरा घर है और जो मेरी मर्जी होगी वो कमरा इस्तेमाल करूंगी। माया वहां से चली जाती है और शांता सब्जियां काटकर छिलके वहीं छोड़कर कमरा बंद करके बाहर आ जाती है। रात का वक्त होता है, सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इतने में ही विनोद अपने पापा को खाने के लिए आवाज देता है। पापा, आइए खाना खा लीजिए। वहीं सुरेश उस वक्त उस खाली एक्स्ट्रा कमरे में एसी चलाकर बैठा हुआ था। तुम सब लोग इस कमरे में आ जाओ, इस कमरे में देखो कितनी ठंडक है। आज हम सब लोग इसी कमरे में खाना खाएंगे। चलो, अब वो कमरा डिनर रूम भी बन गया। सभी लोग
सुरेश की बात मानकर उसी एक्स्ट्रा कमरे में बातें करते हुए खाना खाते हैं। एक एक करके सभी अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगते हैं। सबसे आखिर में उस कमरे में सुरेश और शांता ही होते हैं, जिस पर सुरेश कहता है, बच्चों तुम लोग सो जाओ, मैं और तुम्हारी माँ अभी कुछ देर यहीं कमरे में बैठकर बातें करेंगे। ये सुनकर सब चले जाते हैं। अगले दिन जैसे ही माया किचन की तरफ आती है तो देखती है आसपास का सारा माहौल काफी ठंडा है। अरे ये क्या, यहाँ इतनी ठंडक कैसे है? अभी तो मौसम भी बहुत गर्म है। लगता है कल रात बारिश हुई होगी, तभी इतनी ठंडक है। तभी माया की नजर उस एक्स्ट्रा कमरे पर जाती है जिसका गेट खुला हुआ था। जैसे ही माया उस कमरे का गेट बंद करने जाती है तो देखती है कि ये ठंडक तो उसी कमरे से आ रही है और उसका एसी चल रहा है। ओह, लगता है माँ जी ने कल पूरी रात एसी चालू ही छोड़ दिया और ये खाने के झूठे बर्तन भी नहीं हटाए। माया ये सब शांता को बताती है। अरे बहू, तो क्या बात हो गई? वो कमरा भी तो हमारा ही है और तुम्हें ना बिजली की चिंता करने की जरूरत ना है। बिजली का बिल मेरे पति भरते हैं, तुम बस घर के काम में ध्यान दो। क्या हो रहा है क्या नहीं उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, हम पर नहीं। शांता ऐसा रूखा सा जवाब देकर वहां से चली जाती है और ये सब रूपा भी सुन लेती है। दीदी, ऐसे तो बिजली की बहुत बर्बादी होगी। अगर ऐसे ही पूरी रात एसी चलेगा, वो भी एक्स्ट्रा कमरे में जहाँ कोई सोता तक नहीं है, हमें माँ जी को समझाना चाहिए। अरे मैंने अभी कोशिश की थी, तुमने सुना नहीं क्या कहा माँ जी ने? उनको कोई नहीं समझा सकता। माया और रूपा दोनों अपने अपने काम में लग जाती है। उस दिन काम ज्यादा था, इसलिए दोनों ही एक्स्ट्रा कमरों की सफाई नहीं कर पाती। शाम का वक्त हो जाता है और रूपा के घर से उसके पिताजी रूपा से मिलने आते हैं। आइए आइए भाई साहब, ये आपका घर है। रूपा बेटा, देखो कौन मिलने आ रहा है तुमसे। अरे पिताजी, आप यहाँ? रूपा अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है और सभी लोग हंसी खुशी बात करके खाना वाना खा लेते हैं। भाई साहब, रात काफी हो गई है, अब आप एक काम करो, आप हमारे ही घर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। हैं, इतनी देर में अकेले कहाँ जाओगे? अरे नहीं नहीं साहब, बेटी के घर रुकने में बड़ा अजीब लगेगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं पापा, आप यहीं रुक जाओ ना, कल सुबह चले जाना, अभी रात बहुत ज्यादा हो रही है। समझे जी, अब तो आपकी बेटी की बात मान लीजिए। वैसे भी हमारे यहाँ पर 2 कमरे एक्स्ट्रा है, आप किसी में भी रुक सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते ही रूपा और माया दोनों की हवाइयां उड़ जाती है। तभी रूपा माया को एक साइड में ले जाकर कहती है, दीदी वो एसी वाला कमरा आज आपने साफ नहीं किया था ना? अरे रूपा, तुम देख तो रही हो, सुबह से कितने सारे काम में बिजी हूँ, मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं वो कमरा साफ कर पाऊं। तभी रूपा को याद आता है कि उसने दूसरा एक्स्ट्रा कमरा साफ किया था। कोई बात नहीं दीदी, मैंने दूसरा वाला कमरा साफ कर दिया था, तब से वो बंद ही है। मैं पिताजी को उस कमरे में रुकवा देती हूँ। ये अच्छी बात है, चलो ठीक है, तुम अपने पिताजी को लेकर जाओ, मैं उस कमरे को खुलवा देती हूँ। रूपा अपने पिता को लेकर उस कमरे की तरफ जाती है और माया जैसे उस कमरे को खुलती है तो उसमें से बहुत बदबू आती है, क्योंकि उसमें 2 दिन पहले जो सब्जियां रखी थी वो पूरी सड़ चुकी थी और उन सब्जियों को काटने के बाद शांता ने वहीं छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पूरा कमरा बदबू से भर जाता है और कमरा खुलने के बाद अब पूरे घर में सब्जियों की बदबू आने लगती है। बेटा आज नहीं, मैं कभी और रुक जाऊंगा, आज मुझे बहुत जरूरी काम है घर पे। हाँ, ये कहकर सूरज वहां से चला जाता है। ये देखकर रूपा बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके पिताजी इतने दिनों बाद उसके ससुराल आए और उसकी सास की लापरवाही की वजह से घर में रुक नहीं पाए। रूपा कुछ कहती उससे पहले ही शांता कहती है, क्या फायदा 2 बहुओं का, एक से भी घर साफ नहीं किया जा रहा। कमरा कब से गंदा पड़ा है, 2 दिन पहले मैंने सब्जी काटी थी, अभी तक उस कमरे की सफाई नहीं हुई। ऐसे ही होगा, जब तुम दोनों सफाई नहीं करोगे तो रिश्तेदार तो देख कर ही भागेंगे। 5 तो कमरे हैं इस घर में, वो भी इन दोनों से साफ नहीं हो पा रहे। अरे भगवान जाने क्या होगा इनका आगे, घर को कबाड़ खाना बना दिया है 2 दिन में। माँ जी हम तो रोज ही सफाई करते थे, लेकिन अगर हमारे पीछे से कोई कमरा गंदा हुआ है तो कम से कम हमें बता तो दिया करो ताकि हम उसकी सफाई कर दे। ये कमरा तो मैंने ही साफ करके बंद किया था, मुझे तो यही लगेगा ना कि ये साफ ही होगा। अरे बंद था, इसका मतलब तुम दोनों से ये नहीं हुआ कि कमरा खोल कर देख लो कि भाई कमरा गंदा है कि नहीं है। तुम दोनों को अपने आप से फुर्सत कहाँ मिलती है जो साफ सफाई का ध्यान दोगी? हैं,
आज तुम दोनों ने रिश्तेदार के सामने हमारी नाक कटवा दी। यही चाहिए था ना तुम दोनों को। माँ जी, आप ये गलत बोल रही हो। कल भी एक कमरा पूरी रात खुला रहा, उसमें एसी चल रहा था। इसमें हमारी गलती है? आखिर में तो आप दोनों गए थे, लेकिन आप दोनों ने ना तो कमरा बंद किया और ना ही एसी। कितना बिजली का बिल आया होगा, वो भी फालतू में। कितनी बिजली बर्बाद हो गई। अरे देखो तो सही, आज की बहुएं हमें बिजली की बचत करना सिखा रही है। चिंता मत कर, अभी बिजली का बिल मेरा पति भरता है, तो तुझे बिजली की बिल की चिंता करने की जरूरत ना है। तुम बस अपना किचन संभालो। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। माँ, माया सही तो कह रही है। अगर ऐसे बिजली बर्बाद करोगी तो कैसे चलेगा? अगर आप लोग रात में उस कमरे से निकल कर आए थे तो आपको एसी बंद कर देना चाहिए था। बोला बीवी का चमचा बोला। तू तो चुप ही रह, मुझे मत सिखा घर को कैसे चलाना है। अगर मैं एसी बंद करना भूल गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? माँ जी, यहाँ गलती किसी की नहीं है। हमारे पास टोटल 5 कमरे हैं और हमारी जरूरत सिर्फ 3 कमरों की है। अगर हम बाकी 2 कमरे साफ सफाई करके उनका इस्तेमाल ना करें तो अचानक आने वाले गेस्ट को हम उसमें रुकवा सकते हैं और हमेशा उसमें सफाई करने की झंझट भी नहीं रहेगी, क्योंकि जितनी जरूरत है अगर उतना ही इस्तेमाल करेंगे तो ना तो आपको दिक्कत होगी ना हमें। अगर घर में 5 कमरे हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? साफ साफ बोलो ना, तुम्हें साफ सफाई करने में आफत लग रही है। माँ जी, ऐसा नहीं है, लेकिन बिना बात के उन कमरों का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। इससे काम बढ़ता है। 5 कमरे में तुम्हारा ये हाल है। अगर 50 कमरे होते तो तुम दोनों तो काम करने के लिए मना कर देती। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मुझे हर वक्त ये दोनों कमरे साफ सुथरे चाहिए, चाहे उन कमरे में कुछ भी होता हो, और हर दिन कमरों की सफाई होनी चाहिए। ये कहकर शांता वहां से चली जाती है। अब बाकी सभी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तब रूपा माया से कहती है, दीदी, अगर हमें माँ जी को सही लाइन पर लाना है तो हमें उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा कि जितनी ज़रूरत है उतना ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी चीज़ों की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। वो तो ठीक है रूपा, लेकिन तुम करोगी कैसे? इतनी आसानी से माँ जी किसी की बात नहीं मानेंगी। अभी तुमने देखा ना माँ जी कैसे आग बबूला होकर गई हैं। दीदी, आप चिंता मत करो, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। शाम का वक्त हो जाता है और दोनों शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। रूपा 5 तरह के चावल बना देती है। थोड़ी देर में सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना देखकर विनोद कहता है, अरे वाह, आज तो चावल की कितनी वैरायटी है। जीरा चावल, पुलाव चावल, हैदराबादी बिरयानी, इतना कुछ। आज तो खाने में मजा आ जाएगा। लगता है आज खाने में सिर्फ चावल ही चावल है, हैं? सब्जी तो लेकर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आई। माया ने सिर्फ एक सब्जी बनाई होती है, जिसे देखकर सुरेश कहता है, लगता है सब्जी बनाने का ध्यान नहीं रहा होगा, इसलिए चावल तो इतने तरह के बनाए लेकिन सब्जी सिर्फ एक। पिताजी, सब्जी तो थोड़ी सी थी इसीलिए एक ही बन पाई, लेकिन चावल बहुत सारे थे और एक्स्ट्रा थे, इसलिए मैंने सारे ही चावल बना दिए। अब एक्स्ट्रा पड़े पड़े खराब ना हो जाए ना, इसलिए बना दिए। और न जाने कब कोई गेस्ट आ जाए तो हमें सब कुछ एक्स्ट्रा बना कर रखना चाहिए ना। माया और रूपा की बात सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोलता। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगला दिन होता है और इस बार वो दोनों 5 तरह की रोटियां बना देती है। अरे वाह भाभी, आज तो 5 तरह की रोटी है। नान, मिस्सी रोटी, प्लेन रोटी, तंदूरी रोटी। आज तो मजा ही आ जाएगा खाने में। जल्दी से सब्जियां लेकर आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। माया अंदर जाकर दाल का कटोरा ले आती है और खाने के लिए रख देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान। इस पर चमन कहता है, भाभी, रोटी 5 तरह की और दाल तुमने एक तरह की रख दी। रोटी का तो स्वाद आएगा लेकिन दाल तो फिर भी एक लगेगी ना। कम से कम सब्जी ही बना लेती। बहू, इससे अच्छा होता कि तुम एक ही तरह की रोटी बना लेती और एक ही तरह की दाल। क्या फायदा तुम्हारे 5 तरह की रोटी बनाने का, जब कोई रोटी खा ही नहीं पाएगा और बेकार फेंक दी जाएगी। पैसे कितनी मेहनत से आते हैं तुम्हें क्या पता। तुमने तो बना दी 5 तरह की रोटी, जो इतनी फालतू है कि कोई दोबारा खाएगा ही नहीं। इतना नुकसान हो गया। पिताजी, आप चिंता ना करो, राशन का बिल मैं देता हूँ। अगर थोड़ा बहुत राशन खराब हो भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आप तो बस खाने का मजा लो। अरे देखो तो सही, कौन बोल रहा है? यही दिन देखना रह गया था बाकी कि बेटा मुझे बताएगा कि खाने का बिल वो देने लगा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा था कि जब एसी चलेगा तो उसका बिल चाहे पापा दे चाहे मैं।
बात तो एक ही है, क्योंकि घर का पैसा बाहर जा रहा है और वो बर्बाद हो रहा है। मुझे भी उतनी ही फिक्र है जितनी आपको राशन बर्बाद होने की है। जी माँ जी, जैसे अभी आपको दाल के साथ बाकी 4 रोटियां बेकार लग रही है, उसी तरह से जब हमारे पास रहने के लिए 3 कमरे हैं, तो बाकी 2 कमरों का इस्तेमाल फालतू में क्यों करें? अगर कमरों की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छा है ना कि साफ सुथरा करके बंद रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। माँ जी, ऐसे हम फालतू खर्चे भी बचा सकते हैं, साफ सफाई में बर्बाद हो रहा समय और बिजली का बिल भी, और ज़रूरत होने पर वो कमरा साफ भी रहेगा। तुम दोनों सही कह रही हो। चीज़ हमारी है तो हमें उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो बिना वजह कमरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं भी समझ गई, और अब से मैं बिना बात एक्स्ट्रा कमरों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। शांता की बात सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और हंसी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। राधिका और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राधिका एक अमीर परिवार से थी और विनय एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। राधिका अपनी गाड़ी से कॉलेज जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में विनय पैदल चलकर जाते नजर आता है। अरे विनय, कॉलेज जा रहे हो ना? हाँ, कॉलेज के लिए निकला था, लेकिन आज ऑटो की हड़ताल है, इसलिए पैदल ही जा रहा हूँ। आओ ना, अरे आओ ना, मैं छोड़ देती हूँ, वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। विनय एक होनहार लड़का था। कॉलेज से बंक मारना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। वही राधिका के लिए अपनी 75% अटेंडेंस मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मूवीज देखना, उसे तो इन्हीं चीजों में मजा आता था। तो कैसी है तुम्हारी तैयारी? अगले हफ्ते से एग्जाम है ना? तैयारी? अरे बाबा, बस किसी तरह पास हो जाओ उतनी ही है। मुझे कौन सा टॉप करना है? सच बताओ तो मेरे नोट्स तक कंप्लीट नहीं है। पता नहीं कैसे पार होगी मेरी नैया। अरे कैसे करोगी नोट्स के बिना? अच्छा ठीक है, मैं हेल्प कर देता हूँ। विनय और राधिका के बीच में एक अनकहा सा बॉन्ड बन गया था। राधिका रोज स्टॉप पर उसका इंतजार करती और विनय बिना कहे उसके नोट्स और फाइल्स बना कर देता। राधिका के लिए विनय अब उसके बाकी दोस्तों से कहीं ज्यादा खास हो गया था। विनय भी मन ही मन उसे बहुत पसंद करने लगा था। कुछ समय बाद, राधिका, मेरी जॉब लग गई है। कैंपस प्लेसमेंट में मुझे अच्छे पैकेज पर ऑफर मिला है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। किसी तरह पापा ने लोन लेकर मुझे पढ़ाया था। सबसे पहले लोन चुकाना है, घर की मरम्मत करानी है, छोटी बहन की शादी होनी है। खैर, अब नौकरी लग गई है ना, एक एक करके सब मैनेज कर लूंगा मैं। कॉलेज खत्म हो गया था, लेकिन एक दूसरे से मिलने और साथ में समय बिताने की दोनों को ऐसी आदत लग गई थी कि एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अरे विनय, तुम्हारी जॉब लग गई है, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। मेरे पेरेंट्स भी अब शादी के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारा शादी का क्या सीन है? तुम्हें तो पता है ना, मुझे पहले छोटी बहन की शादी करनी है, फिर घर ठीक करना है, उसके बाद अपने बारे में सोचूंगा। अरे लेकिन विनय, मेरे पेरेंट्स उतना वेट नहीं करेंगे। एक बार बात करके तो देखो। विनय के कहने पर राधिका अपने पेरेंट्स से बात करती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? अरे उस विनय के साथ दोस्ती थी तेरी, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हम उसके साथ रिश्तेदारी नहीं जोड़ पाएंगे। कुछ तो सोच कर बोला कर। कहाँ हम और कहाँ वो, हमारी उनके साथ कोई मैचिंग ही नहीं है। माँ, विनय अच्छा लड़का है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, अच्छी कंपनी में वो नौकरी करता है। माना कि लाखों रुपए का बैंक बैलेंस और रहने के लिए बंगला नहीं है उसके पास, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो लड़का अच्छा नहीं है। प्यार के नाम की पट्टी बन गई है तेरी आंखों पर। अरे आंख खोल कर देख, कैसे रहेगी उस लड़के के साथ तू? जो लड़का तेरी गाड़ी में बैठकर कॉलेज तक जाता था, कैसी जिंदगी की गाड़ी चलाएगी तू उसके साथ? मुझे तो ये बात ही बेतुकी लगती है। आप कुछ कहिए ना जी। अरे बेटा देखो, तुम्हारी माँ की बात अपनी जगह सही है, रिश्ता बराबरी में हो तब भी सही रहता है। ये ऊंच नीच की दीवार दिलों में भी दूरियां पैदा कर देती है। पापा आप भी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आप इतनी छोटी बात करोगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप खुद सोचो ना, शादी आप लड़के की काबिलियत देखकर करोगे या उनकी खानदानी दौलत?
मैंने भी तो उसी कॉलेज में पढ़ाई की है ना, लेकिन उसे बिना ढूंढे नौकरी मिली है क्योंकि वो काबिल लड़का है। राधिका अपनी बात पर अटल थी। उसे शादी करनी थी तो सिर्फ और सिर्फ विनय से ही करनी थी। काफी समझाने के बाद भी जब उसे समझ में नहीं आता तो राधिका के माता पिता विनय के माता पिता से मिलने को राजी हो जाते हैं। आंटी जी, मेरी बहन की शादी की उम्र हो गई है। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। मुझ पर परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अपनी बहन से पहले मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरी बहन की शादी होगी उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लो, ये लड़का तो शादी को तैयार नहीं है और तू इसके लिए पूरे खानदान से लड़ने को तैयार हो गई। मैं शादी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ आंटी, बस थोड़ा समय मांग रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है बेटा, तो ऐसा करते हैं, तुम दोनों की सगाई करवा देते हैं। उसके बाद तुम भी आराम से अपने फर्ज निभाओ, हमें कोई एतराज नहीं होगा। राधिका के पापा की बात दोनों परिवारों को जच गई थी। जल्दी ही राधिका और विनय की सगाई हो जाती है। सगाई के बाद, हैप्पी बर्थडे राधिका, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। दीप्ति की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है, बस उसी में बिजी हूँ मैं। समय मिलेगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। ओके, बाय। राधिका बेटा, आज तो तेरा बर्थडे है। विनय का ही फोन था ना? क्या गिफ्ट दिया उसने तुझे? आज का क्या स्पेशल प्लान है तुम दोनों का? माँ, ऐसी कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं है। विनय तो काफी कह रहा था कि मैं उसके साथ होटल में डिनर के लिए चलूं, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अरे उसकी बहन की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है ना, एक तो वह वहां पर बिजी है और फिर पैसे वेस्ट करके भी क्या फायदा है। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? अब एंगेजमेंट के बाद तेरा पहला बर्थडे है जो तुम दोनों साथ मनाओगे। आजकल के लड़कों को देखा है, अपनी बीवियों को स्पेशल फील कराने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। और एक तेरा विनय है जो सस्ते से होटल में खाना भी नहीं खिला सकता, बस अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रहा है और कुछ नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है माँ, मैंने ही कहा कि इतने पैसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, वरना वो तो मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए बहुत जिद कर रहा था। हाँ, रहने दे बेटा, तेरी शक्ल पर लिखा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है। अभी से उसकी गलती पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, अच्छे से अपनी बेटी के चेहरे को पढ़ना जानती हूँ। जाने दो ना माँ, गिफ्ट से क्या होता है, एक दूसरे के लिए प्यार होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ देख बेटा, मेरी बात को ना गलत वे में मत लेना, लेकिन सच बात तो ये है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। जब शादी हो जाती है ना तो 4 दिन बाद अच्छे अच्छे आशिक और मजनू का प्यार फुर्र हो जाता है और जिंदगी की असलियत सामने आ जाती है। जिंदगी जीने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है, पैसे की भी जरूरत होती है। माँ की बात सुनकर राधिका वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में बुरा तो उसे भी लग रहा था कि विनय ने एक बार भी उसके बर्थडे के लिए कोई एफर्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन राधिका ने इस बात को ज्यादा तोल नहीं दिया और कुछ ही दिनों में बात आई गई हो गई। अरे संगीता, कैसे याद किया? बड़े दिनों बाद आज मिलने के लिए आई है। आज मैं एक खास मौके के लिए तुझे अपने घर पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी है ना शैली, उसकी शादी पक्की हो गई है। अगले महीने की 3 तारीख को उसकी ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी रखी है हमने। वो क्या है ना, मेरे दामाद का होटल का बिजनेस है, बड़े लोग हैं। हाँ, लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से शादी में सारी चीज देखनी पड़ती है ना। तुझे भी पार्टी के लिए जरूर आना है। सहेली की बात सुनकर राधिका की माँ काफी मायूस हो जाती है। अरे क्या हुआ? मेरी बेटी की शादी की खबर सुनकर तू इतनी अपसेट क्यों दिखाई देने लगी? कुछ बात है क्या? हाँ, क्या बताऊं यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझसे तो कोई बात छिपी नहीं है। मेरे भी बड़े अरमान थे कि मैं राजकुमार जैसा कोई लड़का ढूंढकर अपनी बेटी की शादी उससे करवाती और मेरी बेटी राजकुमारी बनकर किसी महल में अपना जीवन बिताती। लेकिन राधिका ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, विनय को पकड़ कर ले आई। अब जब बच्चों की खुशी इसी में है तो माँ बाप आखिर कर भी क्या सकते हैं। अभी उसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखना, एक समय आएगा
जब राधिका को समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अरे शादी कोई गुड्डे गुडियों का खेल थोड़ी ना है। जब अपना महल छोड़कर उस विनय की झोपड़ी में जाकर रहेगी ना, तभी उसे समझ में आएगा कि उसने क्या खोया और क्या पाया। देख अंजलि, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात बता, अभी कौन सा तेरी बेटी की शादी हो गई है? सिर्फ एंगेजमेंट ही हुई है ना? अभी तो राधिका तेरे घर पर ही है। फिर इतनी टेंशन की क्या बात है? दिखा दे अपना कमाल। अगर तू थोड़ी सी कोशिश करेगी ना, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा राधिका को ये बात समझाने में कि विनय से शादी करने का उसका निर्णय गलत है। संगीता की बात सुनकर अंजलि की आंखों में चमक आ जाती है। कुछ दिन बाद, अरे विनय बेटा, वैसे तो राधिका की सगाई हो चुकी है। आज नहीं तो कल शादी करके उसे तुम्हारे घर जाना ही है। लेकिन क्या करूं, मैं भी माँ हूं ना। बेटी की चिंता में हर समय मेरा ध्यान बस उसके ऊपर ही लगा रहता है। तुम तो जानते ही हो ना कैसे महलों में रही है बचपन से। राजकुमारी की तरह पलकर बड़ी हुई है बेटा। छोटे से घर में रहने की उसे आदत नहीं है, और फिर वैसे भी 2 कमरे का घर है तुम्हारा। उतने में कितने लोग रह पाएंगे? मैंने सोचा कि शादी में राधिका को हम लोग एक फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं। तुम दोनों आराम से उसमें रहना। राधिका की पसंद की सारी चीज हम उसमें सेटअप करवा देंगे। सुख सुविधा की सारी चीज वहां होंगी, तो हमें भी अपने बच्ची की उतनी चिंता नहीं होगी, वरना हमारा ध्यान उसी में लगा रहेगा। मम्मी जी, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी फ्लैट गिफ्ट करवाने वाली बात मुझे खास पसंद नहीं आई। अगर आपकी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को भी उसे एक्सेप्ट करना होगा। मुझे आपके फ्लैट का कोई लालच नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में ही रहूंगा। बेहतर होगा कि आप राधिका को भी समझाएं कि वह भी मुझे पूरे मन से स्वीकार करे। अगर अपना सोने का पिंजरा छोड़ सकती है तभी मुझसे शादी करे, वरना बाद में उसे यहाँ आकर तकलीफ ही होने वाली है। इतना कहकर विनय ने फोन रख दिया था। देख लिया राधिका, ऐसे लड़के को पसंद किया है तुमने जो तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत करना भी नहीं जानता। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि हम लोग शादी के बाद तुम्हें एक फ्लैट गिफ्ट करना चाहते हैं। तुम ही बताओ, इसमें मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो विनय ने मुझे इतनी बातें सुना दी। अरे हर माँ बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज और तोहफे देते ही है ना। अगर मैंने फ्लैट देने की बात कर भी दी तो इसमें खुददारी को बीच लाने वाली कौन सी बात थी? विनय, तुम्हें मेरी मम्मी के साथ इस तरह से बात करनी नहीं चाहिए थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में हर इंसान तुम्हारी गरीबी का मजाक ही उड़ा रहा है? उनकी बेटी की शादी होने वाली है तुमसे। अगर उन्होंने अपना समझकर तुमसे कुछ कह भी दिया तो तुम्हें इस तरह से रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कोई बात बुरी लगती भी थी तो तुम मुझसे कह सकते थे, लेकिन मेरी माँ से इस तरह से बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसमें बुरा भी क्या है? तुम दुनिया के कोई पहले आदमी नहीं हो जिसे गिफ्ट में गाड़ी, बंगला या पैसे मिल रहे हैं। ये तो कल्चर है ना हमारे इंडिया का कि बेटी की शादी में अपने माँ बाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देते हैं। मेरे पेरेंट्स अगर अपार्टमेंट दे भी रहे हैं तो इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। जितनी तुम्हारी सैलरी है, अपना घर बनाने में तुम्हें कम से कम 20-25 साल लग जाएंगे। मेरे पेरेंट्स के पास जो कुछ भी है मेरा ही तो है ना। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। ऐसा क्या गलत कह दिया था मेरी मम्मी ने जो तुमने उनसे इस तरह से बात की? देखो राधिका, मैं पहले भी कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ, एक बार फिर समझा देता हूँ। हो सकता है मेरे पास पैसे कम हो, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे खुददारी से जीना सिखाया है। आज मैं तुम्हारे माँ बाप से लाखों रुपयों का घर ले लूं ताकि दुनिया मुझे ताना मारे कि मैंने बड़े बाप की बेटी को इसलिए फंसाया था ताकि तुम्हारी आड़ में मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं। मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो अपना जमीर बेच देते हैं। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो शादी के बाद मेरे ही घर में रहना होगा, मेरे साथ ऑटो रिक्शा में सफर करना होगा, और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं ना वैसा ही खाना खाना भी होगा। अभी भी समय है, सोच लो, कोई भी जल्दी नहीं है। विनय ने गुस्से से फोन काट दिया था। विनय की बातों ने राधिका के मन को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। राधिका बेटा, क्यों रो रो कर अपनी आंखें काली कर रही है?
उसे अगर तेरे आंसुओं की कदर होती ना तो वह तुझे रुलाता ही नहीं। तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है मेरी बच्ची, तूने तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा। देख बेटा, मेरी बातें तुझे कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन सच यही है कि आदमी जिस परिवेश में आता है ना, उसकी सोच भी वैसी ही होती है। अरे वह लोअर क्लास में पला बढ़ा लड़का है, हमारे साथ उसकी सोच कभी मिल ही नहीं सकती। अंजलि ने राधिका का ब्रेन वॉश करना शुरू किया था। राधिका और विनय के बीच बात ज्यादा आगे बढ़ पाती इससे पहले ही विनय राधिका को मना लेता है और इस तरह दोनों के बीच की नाराजगी दूर हो जाती है। इस बात को भी कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन अंजलि राधिका से कहती है, अरे बेटा, तुम्हारे चाचा की बेटी की शादी है। तुम्हारे चाचा काफी जिद कर रहे हैं कि विनय और उसकी फैमिली को भी पार्टी में आने के लिए कह दे। तुम विनय को बोलना आज शाम को तुम्हारे पापा और चाचा जी उनके यहाँ कार्ड देने जाएंगे। ठीक है मम्मी, कह दूंगी। शादी वाले दिन, अंजलि बेटा, विनय और उसके मम्मी पापा आएंगे ना शादी में? मम्मी, उसके पेरेंट्स तो कहीं और शादी में गए हुए हैं, विनय आएगा। देखो बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम थोड़ा देख लेना। तुम तो जानती हो ना तुम्हारे पापा और चाचा का कितने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। अब ऐसे में सबकी नजर हमारे दामाद पर रहेगी। तुमने विनय को अच्छा ड्रेस तो दिलवा दिया है ना? अरे मैंने नहीं दिलवाया मम्मी। हाँ, लेकिन आपकी बात एकदम ठीक है। मैं कॉल करके उसे बोल देती हूँ कि वह अच्छा सा सूट पहनकर ही आए। सही कह रही हो आप, इतने लोग आएंगे शादी में, सब लोग पहली बार विनय को देखेंगे और वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। राधिका विनय को फोन मिला देती है। राधिका की बात सुनकर विनय चिढ़ जाता है। तुम्हारे घर में पार्टी में आने के लिए अपनी पूरी तनख्वाह कपड़े खरीदने में नहीं उड़ा सकता मैं। जितनी मेरी हैसियत है, मैं उसी के हिसाब से कपड़े पहनकर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। तुम्हें कोई एतराज हो तो मैं आना कैंसिल कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को कोई परेशानी हो। अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो विनय, कभी किसी बात को पॉजिटिवली भी ले सकते हो ना। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे। राधिका ने फोन काट दिया था। कुछ देर बाद विनय पार्टी में जानबूझकर सिंपल सा पैंट शर्ट पहनकर पहुंच गया था। विनय को ऐसे गेटअप में देखकर राधिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देख लिया ना, तूने फोन करके उसको बोला, तभी भी हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए वह ऐसे कपड़े पहनकर आया है कि पूरी पार्टी में सबसे अलग नजर आ रहा है। क्या बिगड़ जाता उसका अगर तेरे कहने से एक ढंग का सूट पहनकर यहाँ आ जाता तो? अरे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, और एक तेरा विनय है, घमंड फूट फूट कर भरा है इस लड़के के अंदर। हाँ, बुरा मत मानना, वो तो भगवान ने खुजाने के लिए नाखून नहीं दिए, वरना ये खुजा खुजा के मर जाता। मेरी बात को तू गांठ मार ले राधिका, शादी के बाद ना खून के आंसू रुलाएगा तुझे ये लड़का। राधिका के सब्र का बांध अब टूट चुका था। पूरी पार्टी में उसने विनय से कोई बात नहीं की। बातें बिगड़ने शुरू हुई तो जैसे रिश्तों की पूरी बखियां ही उतर गई और दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल ही किनारा कर लिया। अरे क्या बात है बेटा, आजकल तेरा चेहरा बड़ा बुझा बुझा सा रहता है। विनय के कॉल्स भी नहीं आते तेरे पास, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है पापा, वो अपनी जिंदगी में खुश है। वैसे भी उसके पास मेरे अलावा और भी बहुत सी जिम्मेदारियां है, निभा रहा है उनको। अरे क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? सब ठीक तो है? अरे कुछ ठीक नहीं है पापा, मुझे लगता है कि आप लोग ठीक कहते थे। विनय के साथ मेरा कोई मैच नहीं है, हम दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। या तो आप उसके पेरेंट्स को बुलाकर ये रिश्ता तोड़ दीजिए, या फिर मैं देखती हूँ कि ये सब कैसे खत्म करना है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं क्या? और विनय एक अच्छा लड़का है, जिम्मेदार है। मुझे तो उसके अंदर ऐसी कोई कमी नजर नहीं आती कि तुम मुझसे अपना रिश्ता तोड़ रही हो। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगी? राधिका आंसू पोंछते हुए वहां से उठकर चली जाती है। अरे कैसी माँ हो तुम, बेटी का रिश्ता टूट रहा है और तुम यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हो। अरे कुछ समझाओ ना उसको। अरे क्या समझाना है, हम लोग तो यही चाहते थे ना कि राधिका उस फटीचर विनय से शादी ना करके अपने स्टेटस वाले किसी लड़के के साथ शादी करे। अब जब वह खुद से रिश्ता तोड़ रही है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इतनी आसानी से नहीं टूट रहा है ये रिश्ता, बहुत पापड़ बेले हैं मैंने इसके लिए। अब चुपचाप बैठकर बस तमाशा देखिए।
बड़ी मुश्किल से बात बनी है। शर्म मानी चाहिए तुम्हें। माना कि शुरुआत में मैं भी इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन मैं जानता हूँ कि राधिका की खुशी विनय के साथ ही है। दोनों बच्चों के बीच में गलतफहमियां पैदा करके तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। कैसी माँ हो तुम? माँ बेटियों को सही रास्ता दिखाती है और तुम उसे खाई में धकेल रही हो। अब समझ में आया, राधिका जो विनय के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, ऐसे अचानक से उसे शादी तोड़ने को कैसे तैयार हो गई। राधिका के पापा राधिका को सारी सच्चाई बता देते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा एकदम सही कह रहे हैं। मैंने ही जानबूझकर बातों को घुमा फिरा कर तेरे सामने पेश किया। विनय को उकसाया कि वो तुझे कुछ उल्टा पुल्टा बोले ताकि तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। शादी वाले दिन भी मैंने ही उसके अकाउंट में 50,000 डाले, ये कहकर कि इन पैसों से वह सूट खरीद ले, और इसी बात से चिढ़कर वह बिना सूट के ही शादी में चला आ गया। मैंने जानबूझकर बात बात पर उसे नीचा दिखाया ताकि वह सामने से तुझसे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर ले। चाहे फ्लैट लेने की बात हो या बर्थडे की, मैंने ही तेरे मन में वो बातें डाली। माँ की बातें सुनने के बाद राधिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस समय वह विनय से माफी मांगने के लिए निकल पड़ती है। बहू, जरा जल्दी से मेरी चाय तो ले आ बेटा। जी अभी लाई माँ जी। प्रिया अपनी सास के लिए चाय लेकर जाती है। ये लीजिए माँ जी। सुनीता जैसे ही हाथ में चाय का कप पकड़ती है, वैसे ही घर का फ़ोन बजता है। अरे इतनी सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया, ज़रा देखिए तो बहू। जी माँ जी। प्रिया फ़ोन उठाती है। हेलो। हेलो, कैसी हो भाभी? अरे मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो दीदी, और इतनी सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया? कुछ नहीं भाभी, वो बस बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो गई है ना, तो सोचा इन्हें नानी के घर ले चलूं। यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि शाम को हम आ रहे हैं। आप मम्मी को भी बता देना। हाँ ठीक है। क्या हुआ बहू, इतनी सुबह सुबह किसका फ़ोन था? वो ज्योति दीदी का फ़ोन था माँ जी। कह रही थी आज शाम को बच्चों को लेकर घर आएंगी। अरे हाँ, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है ना। चलो अच्छा है, वो यहाँ पर बच्चों के साथ आएगी तो उनके साथ तेरा भी मन लगा रहेगा। अरे क्या खाक मन लगा रहेगा, घर पर आते ही सर में दर्द कर देंगे उनके बच्चे। कभी बच्चों के लिए ये बना, कभी वो बनाओ। हर गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर रुकने के लिए आ जाती हैं। अब शादी हो गई है तो अपना ससुराल संभालो ना। हर बार ये महीना भर मायके में रुकने का क्या मतलब है? अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोचने लग गई बहू? अच्छा, तूने शाम के लिए राजमा भिगा दिया है ना? प्रिया को राजमा चावल बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, भिगो दूंगी। मैं यहाँ पूरा दिन इनका इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन इन्होंने कभी मेरी पसंद का इतना ख्याल नहीं रखा। बेटी की पसंद का पूरा ध्यान है। शाम के समय ज्योति अपने दोनों बच्चों के साथ मायके आती है। अरे ज्योति बेटा, कितनी देर से तुम तीनों का इंतजार कर रही थी मैं। मेरे लंगर, जल्दी से यहाँ पर आ जा। और नानी मैं? अरे तू भी आजा मेरी गुड़िया, आ जाओ जल्दी से दोनों नानी के पास। बेटा प्रिया, इतनी गर्मी हो रही है, सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना दे। हाँ भाभी, अभी बाहर से आए ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। शिकंजी के साथ कुछ खाने को भी ले आना, भूख लग रही है। हाँ बस अभी ला रही हूँ दीदी। प्रिया किचन में सबके लिए शिकंजी और नाश्ता बनाने जाती है। घर में आते ही किस तरह मुझे काम के ऑर्डर देने शुरू कर दिए। शिकंजी के साथ कुछ खाने को भी बना लेना, बहुत भूख लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ससुराल से कुछ खा कर ही नहीं आई। सब कुछ इन्हें यहीं पर आकर खाना है। अब जब तक ये यहाँ पर रुकेंगी ना, मेरी नाक में दम कर देगी। प्रिया सबके लिए शिकंजी और नाश्ता लेकर आती है। मामी, मेरी शिकंजी में थोड़ी और बर्फ डालो ना, और मामी मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ ना, साथ में बर्गर भी। क्या बर्गर, और वो भी घर पर? अरे बेटा, अभी ना घर पर बर्गर बनाने का सामान भी नहीं है। अरे ये तो इसी तरह बकवास करता रहता है। कोई बर्गर फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलेंगे तुझे खाने के लिए। मामी ने जो बनाया है वही चुपचाप खा। और तुझे कितनी ठंडी शिकंजी पीनी है, हाँ, जो इसमें और बर्फ डलवा रही है? फिर गले में दर्द होगा तो रोते हुए मेरे पास आएगी। इनको और कुछ देने की जरूरत नहीं भाभी। ठीक है दीदी। अरे बेटा, दीपक कब तक आएगा? जरा उसे फोन करके पूछ कहाँ पर रह गया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें फ़ोन किया था मम्मी जी, बस अभी आने ही वाले होंगे। अरे ये लो आ गए। मामू आ गए, मामू आ गए।
मामू ये आपके हाथ में क्या है? इसमें कुछ खाने को है क्या? इसके अंदर तुम दोनों के लिए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक है, और इसके अंदर गर्मा गर्म समोसे और पनीर वाली जलेबियां हैं। अरे वाह दीपक, पनीर की जलेबियाँ! मेरा तो कितने दिनों से खाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे ससुराल की यहाँ तो पनीर वाली जलेबियाँ मिलती ही नहीं है। मुझे पता है दीदी, इसीलिए तो मैं स्पेशली आपके लिए ये जलेबियां लेकर आया हूँ, और पूरी 1 किलो है। अब आराम से खाना, कल और ले आऊँगा। प्रिया, तुम सबके लिए ये सब प्लेट में निकाल कर ले आओ। जी, ला रही हूँ। प्रिया सब कुछ प्लेट में लाकर सर्व कर देती है। अरे भाभी आप भी तो खाओ ना। ये पनीर की जलेबी तो इतनी टेस्टी है। एक बार खा के देखो तो सही। नहीं दीदी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, आप खा लो। अरे ऐसा कैसे तुम्हारा खाने का मन नहीं है? जब भी कभी समोसे और जलेबी लेकर आता हूँ तो सबसे पहले तुम ही तो खाने के लिए बैठ जाती हो, और आज तुम्हारा खाने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत को भला क्या होगा, बस आज दिन में खाना खाया तब से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। आप सब खा लो ना। चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तो बता देना, तुम्हारे लिए फिर से ले आऊँगा। प्रिया चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रात के खाने का समय हो जाता है। पहले तो घर में सिर्फ 3 लोगों का ही खाना बनाना पड़ता था, लेकिन अब 6 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। एक तो पहले इतनी गर्मी है, ऊपर से इतने लोगों का खाना। इन्होंने तो हर गर्मियों की छुट्टियों में मेरा जीना हराम करने की कसम खाई हुई है। मुझे तो लगता है ज्योति दीदी काम से बचने के लिए हर गर्मियों में यहाँ पर रुकने के लिए आ जाती है, ताकि उन्हें खुद के घर का कोई काम ना करना पड़े। क्योंकि मायके में तो काम करने के लिए भाभी है। मुझे तो बिल्कुल नौकरानी समझा हुआ है। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है तो ज्योति किचन में आती है। भाभी अगर खाना बनाने में कुछ मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं दीदी, कोई मदद नहीं चाहिए, खाना तो बनकर तैयार हो गया। इतनी गर्मी में तुमने अकेले इतने लोगों का खाना बना लिया। अरे मुझे बता देती पहले तो मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती। मुझे लगा अभी 8 बजे है तो तुम अभी खाना बनाने जाओगी। पहले मम्मी इसी टाइम खाना बनाती थी ना, तो मुझे यही टाइम याद रह गया। अरे कोई बात नहीं ना दीदी। अच्छा चलो, तुमने खाना बना लिया है तो मैं खाना खाने के बाद सारे बर्तन धो दूंगी। तुम बर्तनों के लिए परेशान मत होना। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं सारे बर्तन खुद धो लूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। मुझे क्या पता नहीं ये बर्तन धोने के लिए क्यों बोल रही है, ताकि सबको दिखा सके कि मेरी भाभी मुझसे बर्तन धुलवाती है। अरे आपकी माँ तो आज से 5 साल पहले खाना बनाती थी, उसके बाद 5 साल से मैं ही तो खाना बनाती हूँ, और मेरे खाना बनाने का टाइम भी नहीं याद नहीं। अरे खाना बनवाने में मदद करने का इतना ही शौक था तो पहले क्यों नहीं आई खाना बनवाने। आई बड़ी मदद करने वाली, यहाँ पर आकर ये मेरा काम ही बढ़ा सकती है, मदद करना तो बहुत दूर की बात है। प्रिया सबके लिए टेबल पर खाना सर्व करती है। मामी आपने खाने के साथ बूंदी का रायता बनाया? मुझे खाने के साथ बूंदी का रायता भी चाहिए। अरे क्या हो गया बेटा, तेरी मामी अभी तेरे लिए बूंदी का रायता बना देगी। अरे नहीं भाभी, कोई ज़रूरत नहीं है रायता बनाने की, इसकी तो आदत खराब हो चुकी है। जब घर में रायता बनाती हूँ तो कभी रायता नहीं खाता, और अब इसे रायता खाना है। तुम कुछ और मत बनाओ प्रिया, बैठ जाओ, तुम भी खाना खा लो। अरे क्या रहने दो दीदी, आप इतने टाइम बाद तो घर पर आती हो, और मेरे भतीजे ने एक रायता खाने की फरमाइश कर दी, तो क्या उसकी ये फरमाइश भी हम पूरी नहीं करेंगे? जाओ प्रिया, तुम रायता बना कर ले आओ। अब हाँ ठीक है। प्रिया गुस्से से भरी हुई किचन में रायता बनाने जाती है। जब खुद का बेटा कभी अपने घर में रायता नहीं खाता तो यहाँ आकर रायता खाने की क्या जरूरत है। मुझे पता है दीदी नहीं बोला होगा, मामी आए ना तो रायता खाने के लिए बोल देना। और ऊपर से ये दीपक जी, एक बार इनकी बहन और भतीजा भतीजी घर में आ जाए उन्हें तो बिल्कुल सर पर ही बिठा लेते हैं। प्रिया सबके लिए रायता बनाकर लेकर आती है। सब लोग खा पी कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। क्या बात है प्रिया, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? मैं कहाँ गुस्से में हूँ, मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ। वैसे भी मेरी किसी बात से आपको क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए तो कभी खुद से मेरी पसंद की चीजें लेकर नहीं आते, और अपनी बहन क्या आती उनकी पसंद की पनीर की जलेबी समोसे सब लेकर आ गए। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो प्रिया, तुम्हारे लिए भी मैं कितनी बार कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता रहता हूँ। अब दीदी इतने दिन बाद आई है तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा लेकर आऊंगा ना। अरे रहने दो, साल में 2 बार इनके बच्चों की छुट्टियां होती है। अभी पूरा 1 महीना यहाँ पर रहकर जाएंगी, फिर जब सर्दियों में इनकी 15 दिन की छुट्टियां होंगी तो दोबारा यहाँ आ जाएंगी। ऊपर से इतनी गर्मी में पहले क्या 3 जनों का खाना बनाने में कम परेशानी होती थी, अब 6 लोगों का मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है।
ऊपर से एक काम करवाने में मेरी मदद नहीं करती आपकी बहन। अरे दीदी तो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती प्रिया। अगर तुम्हें किसी काम में उनकी मदद चाहिए तो तुम बोल दो ना, वो तुम्हारी मदद कर देंगी। और वो तो बिना बोले भी सब काम पहले ही कर देती है। ओह, मेरे सामने ना अपनी बहन की ज्यादा तरफदारी मत क्या करो। अभी तक एक भी काम को हाथ नहीं लगवाया आपकी बहन ने, और कह रहे हो बिना बोले सब कुछ कर देती है। ऊपर से उनके बच्चों के इतने नखरे, ये खाना है वो नहीं खाना है। मेरा तो आज एक दिन में ही दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं इतने दिन कैसे झेलूंगी मैं इन्हें। अरे यार तुम ना खामखाई इतनी परेशान हो रही हो। दीदी साल में 2 बार तो यहाँ पर आती है। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, और तुम भी साल में बस उनकी छुट्टियों में अपने घर जा पाओगी, तब तुम्हें शायद ये बात समझ में आएगी। खैर अब ज़्यादा सोच सोच कर परेशान मत हो। किसी काम में मदद चाहिए तो दीदी को बोल देना। हाँ हाँ, जैसे मेरे बोलने से ही आपकी बहन मेरी मदद कर देगी। अरे बस भी करो ना यार, सो जाओ आप। सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन प्रिया किचन में नाश्ता बनाने जाती है तो ज्योति वहां पर आती है। अरे भाभी, आज का नाश्ता आप मत बनाओ, आज का नाश्ता मैं बना देती हूँ। कल पूरा दिन आपने इतना काम किया तो आज थोड़ा काम मैं कर लेती हूँ। सबके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे लेकिन दीदी, मैंने रात को छोले भिगो कर रखे थे कि सुबह सबके लिए छोले भटूरे बना दूंगी, और भटूरे के लिए आटा भी गूंथ दिया है। श्रेया ने मुझसे कहा था कि मामी सुबह छोले भटूरे बना देना। श्रेया का छोले भटूरे खाने का बहुत मन था ना। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं छोले भटूरे बना देती हूँ। तब तक तुम जाकर कुछ और काम कर लो। अरे जाओ भी, इतना क्या सोच रही हो? मैं बना दूंगी। ठीक है दीदी। प्रिया किचन से अपने कमरे में जाती है। मुझे अच्छी तरह पता है इन्होंने छोले भटूरे बनाने का काम क्यों लिया। भटूरे के लिए आटा तो मैंने लगा दिया था, बस इनको छोले उबाल कर उसका मसाला तैयार करना है और भटूरे बेल कर तल देने। ये अच्छी तरह जानती है कि घर में छोले भटूरे सबको बहुत पसंद है। अगर मैं छोले भटूरे बनाती तो सारी वाहवाही मुझे मिल जाती, और उनके सामने कोई मेरी तारीफ करे, ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगी। सारी तारीफ तो इन्हें खुद ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ अब जितने दिन रुके ना, खुद ही यहाँ पर काम करे, लूट ले सारी वाहवाही, मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह जब तक प्रिया की ननद वहाँ पर रुकती है तब तक हर रोज़ प्रिया का मुंह इसी तरह बना रहता। हालांकि उसकी ननद हमेशा उसकी मदद करने के लिए उससे काम बांट लेती थी, लेकिन प्रिया के मन में तो हमेशा उसके लिए गलत ही आता था। अच्छा सुनो प्रिया, मैं दीदी के लिए ये 2 साड़ी और 2 सूट लेकर आया हूँ, और बच्चों के लिए ये कपड़े। सब ठीक तो लग रहा है ना, कोई कमी तो नहीं है ना? हे भगवान, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या जो इतना सब ले आए? अरे एक सूट एक साड़ी दे देते तो भी चल जाता। 2 सूट 2 साड़ी की क्या जरूरत है? और बच्चों के लिए भी इतने सारे कपड़े? मुझे तो समझ में नहीं आता, अपना सब कुछ इन पर ही लुटाना है क्या आपको? अरे तुम तो हद करती हो प्रिया। जब तुम अपने मायके जाती हो तो क्या तुम्हारी भाभी और माँ तुम्हें ये सब नहीं देते? तब तो तुम कुछ नहीं कहती। देखिए, आप मुझसे ना उनकी तुलना बिल्कुल मत कीजिए। और ये साड़ियाँ कितनी महंगी है, ये सूट भी इतने महंगे। एक बार में ही सब कुछ देना जरूरी नहीं है। इनमें से एक सूट और एक साड़ी दे दो, और ये बच्चों के सारे कपड़े भी अभी मत दो। अगली बार जब आएंगे तो यही कपड़े दे देंगे, हमारे अपने ही बहुत खर्चे हैं। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे किसी शौक को पूरा ही नहीं करता। अरे ऐसी 6-6 साड़ियाँ ला कर देता हूँ महीने में मैं तुम्हें, उसके बाद भी तुम्हें मेरी बहन को ये 2 साड़ियाँ देने में दिक्कत हो रही है। पता नहीं तुम दीदी के बारे में इतना गलत कैसे सोचती हो। वो बेचारी तो कभी तुम्हारे बारे में कुछ कहती भी नहीं। हाँ, आपकी बहन तो दूध की धुली है ना, वो कहाँ किसी के बारे में कुछ कहती है। एक मैं ही तो पागल हूँ जो सबके बारे में कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। और आप ये मुझे 6 साड़ियाँ लाने का क्या ताना मार रहे हो? हाँ, देनी है ना अपनी बहन को, दे दो, सारी चीजें दे दो, मुझसे पूछा ही मत करो। आपका तो बस नहीं चलता, वरना आप सब कुछ ना उन लोगों पर ही लुटा दो। दिमाग खराब कर दिया मेरा। प्रिया की इन बातों से दीपक भी परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपनी बहन को जाते हुए उन कपड़ों में से आधे कपड़े ही देता है। तुम ये सब जो करती हो ना प्रिया, देखना एक दिन तुम्हें उसका बहुत पछतावा होगा। दीदी को लेकर तुम्हारी सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे पता था, घूम फिर कर बात तो मेरे ऊपर ही आएगी। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन प्रिया अपनी ननद से चिढ़ने की अपनी इस आदत को नहीं सुधारती। कुछ महीनों बाद प्रिया कंसीव करती है। अब तो मेरा 8वां महीना चल रहा है, ठीक से कुछ काम भी नहीं होता। मम्मी जी की भी तबीयत खराब है, पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज होगा। भाभी से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी भाभी भी प्रेग्नेंट है, तो वो उनके पास गई हुई है। मम्मी तो इस उम्र में मुझे संभाल नहीं पाएगी। समझ में नहीं आ रहा सब कुछ कैसे होगा।
देखो तुम इतनी परेशान मत हो, मैं दीदी को फ़ोन कर देता हूँ। दीदी आज के आज यहाँ पर आ जाएगी। रहने दो आप, मुझे पता है आपकी बहन मेरे लिए तो यहाँ पर कभी नहीं आएगी। प्लीज़ प्रिया, बहुत ज़्यादा हो रहा है। दीदी तुम्हारे लिए हमेशा इतना अच्छा सोचती है और तुम उनके लिए इतना बुरा सोचती हो। मैं करता हूँ दीदी को फ़ोन। दीपक ज्योति को फोन करता है और उसे प्रिया की हालत बताता है। प्रिया को कहना कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आज के आज ही घर पर आ जाऊंगी। ज्योति शाम तक घर पहुंच जाती है। प्रिया, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है, इसे पी लो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद ज्योति प्रिया के पास एक कटोरी लेकर आती है। अरे दीदी, अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आप इस कटोरी में मेरे लिए क्या लेकर आ गई? नहीं, इसमें खाने का कुछ नहीं है। मैंने देखा है तुम्हारे पैरों में सूजन आई हुई है, इसलिए मैं तेल गरम करके लाई हूँ। तेल से तुम्हारे पैरों की मालिश करूँगी ना, तो तुम्हारे पैरों की सूजन थोड़ी कम हो जाएगी और दर्द भी जाएगा। नहीं दीदी, आप मेरे पैरों को हाथ कैसे लगा सकते हो? आप तो मुझसे बड़ी हो, मुझे पाप लगेगा। ये तुम कैसी बात कर रही हो प्रिया? इस समय तुम्हें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस समय में मैं तुम्हारी केयर नहीं करूँगी तो मुझे पाप लगेगा। चलो आराम से लेट जाओ, चलो चलो, और मुझे तुम्हारे पैरों की मालिश करने दो। ज्योति बहुत देर तक प्रिया के पैरों की मालिश करती है, जिससे प्रिया के पैरों की सूजन भी कम हो जाती है और उसके पैरों का दर्द भी कम हो जाता है और प्रिया अच्छी नींद से सो जाती है। चलो प्रिया सो भी गई, मैं भी जाकर सो जाती हूँ। अगले दिन बहुत ज़ोर से भूख लगी है, किचन में जाकर कुछ बना लेती हूँ अपने लिए। तुम्हें भूख लगी और खाना तुम्हारे सामने हाजिर। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। इसे खाकर अपनी दवाई ले लेना, उसकी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स ले आऊँगी। डॉक्टर ने तुम्हें सुबह सुबह फ्रूट्स खाने के लिए मना किया है, इसलिए मैंने अभी तुम्हें फ्रूट्स नहीं दिए। प्रिया की प्रेगनेंसी के मुश्किल समय में उसकी ननद एक बड़ी बहन की तरह उसका ध्यान रखती है, तो प्रिया अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा होती है। सुनिए जी। हाँ बोलो, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? कुछ खाना है? नहीं, कुछ नहीं खाना। मैं तो बस ये बोल रही थी कि ज्योति दीदी मेरे इतने मुश्किल टाइम में मेरा बहुत ध्यान रखती हैं और मैंने हमेशा उनके बारे में इतना गलत सोचा, लेकिन वो कितनी अच्छी है। आज मुझे उनके लिए अपनी कही हुई बातों का बहुत बुरा लग रहा है। जब हमारा बच्चा हो जाएगा ना, तो आप स्पेशली ज्योति दीदी के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना। तुम्हें गोल्ड की जो भी चीज़ पसंद आए उन्हें दिलवाना। जब मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, तब दीदी ही मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास आई। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिया कि आखिर तुम्हें समझ में आ गया कि दीदी के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। इस तरह प्रिया के मन में अपनी ननद के लिए हमेशा होती कुड़कुड़ गहरे प्यार में बदल जाती है और अब वो अपनी ननद के साथ बड़ी ही खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगती है।